हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम नई चीज़ देखने जा रहे हैं जो कि जेई मेन और नीट के अंदर है, एडवांस के अंदर ये नहीं है। जेई मेन एंड नीट एडवांस के अंदर ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने नाम सुने होंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो सारी चीज़ें समझ लीजिए। वो सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेन में तो जो पेपर होते हैं 6 या 8, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन रहता है, चाहे किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, बढ़िया से समझे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ध्यान रखें कि इसमें 90% से ज़्यादा स्टूडेंट डर से रहते हैं, यानी एक बार में समझ ही नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डरते हुए रहते हैं, समझ आई चीजें, तो उसको मैं अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करें। क्लियर बात है? तो देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला आता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या आता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। दो प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले अपन देख रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर हो गया, उसको आगे के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर बात है? तो देख, सिंपल माइक्रोस्कोप समझते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? देखो, सबसे पहले माइक्रोस्कोप, या इसको ये भी कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये इसके नाम होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास, ये बचपन में सब लोगों ने देखा होता है। आपने देखा होगा, एक लेंस होता है इस तरह का, और इसके नीचे एक डंडा सा लगा होता है, इस तरह का देखा होगा। बीच में एक लेंस पुटअप होता है, ये एक सर्कुलर पार्ट होता है जिसके अंदर लेंस पुटअप होता है, और यहाँ पे एक डंडा सा लगा होता है जिसके अंदर हम ऐसे देखते हैं। बचपन में हम मजे लेने के लिए करते थे, किसी न्यूज़पेपर पे या किसी कॉपी पे ऐसे देखते थे, बहुत बड़े बड़े दिखते थे, समझ लीजिए। तो वो सिंपल माइक्रोस्कोपी था या मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप छोटे अक्षरों को, यानी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं। क्लियर बात है? तो हम देखने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, बढ़ते हैं। देखो, अब देखें, हमारी आंख जब तक सही है, मान लेते हैं अपन बात करते हैं चश्मा की, मान लेते हैं चश्मा के अंदर या जो भी लेंस अपन ने आंखों के आगे लगाया है, उससे हमें छोटी छोटी चीजें नहीं दिख रही। जब तक हमारी आंख सही है, एकदम फ्रेश आई है, तो फ्रेश आई है तब तक क्या सिनेरियो बनता है कि जब तक फ्रेश आई है तो ये हमारी आंख होती है। ठीक है, ये हमारी आंख है, जिसका एक कॉर्निया वाला पार्ट है, जो भी कहें अपन। यहां पे ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h मान लेती है। इस ऑब्जेक्ट ने हमारी आई पे कितना एंगल बनाया? इस ऑब्जेक्ट ने हमारी आई पे कितना एंगल बनाया, जिसको मैंने लेट से थीटा नॉट नाम दिया। हमारी आंख जब तक सही थी, यानी हमने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया था, तब ऑब्जेक्ट ने हमारी आंख पे कितना एंगल बनाया? ये थीटा नॉट कहलाता है एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन, समझ लीजिए, थीटा नॉट क्या कहलाता है? एंगल ऑफ विजन कहलाता है। इस एंगल ऑफ विजन से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा या कितना छोटा दिखाई देगा। ठीक है, कैसे? देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को दोबारा बनाता हूं, इसी डायग्राम को, हमारी आंख है, इस ऑब्जेक्ट को खींच के मैं यहां ले आया, सेम हाइट का ऑब्जेक्ट यहां ले आया। अब ये इससे ज्यादा डिस्टेंस पर है, आई तो वही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को खींच के मैं इधर ले आया। अगर मैं यहां से एक रे भेजूं हमारी आंख पे, अब ये जो एंगल है, ये हमारा एंगल ऑफ विजन है। तुम बताओ कौन सा एंगल बड़ा है? तो हमें साफ साफ दिख रहा है, थीटा नॉट इज ग्रेटर देन थीटा। थीटा नॉट इज ग्रेटर देन थीटा। ऑब्जेक्ट तो वही, लेकिन ऑब्जेक्ट को मैंने पीछे खिसका दिया, इसका मतलब अपन ने सेपरेशन बढ़ा दिया। जैसे कि अपन पहाड़ होते हैं, पहाड़ों को दूर से देखते हैं तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और जब पास जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है बहुत बड़े बड़े पहाड़। समझ लीजिए, तो सारा का सारा सिनेरियो कि हमें ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखाई देगा, किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ विजन पे।
अगर दूर ले खिसकाते चले जाएंगे तो एंगल ऑफ विजन छोटा होता चला जाएगा, तो हमें ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा। अगर इसको पास लाते जाएंगे, जैसे कि ये मार्कर है, इसको पास लाते जाएंगे, पास लाते जाएंगे, पास लाते जाएंगे, तो एंगल ऑफ विजन बढ़ता चला जाएगा। देखो दूर जाने पे घट रहा है, पास आने पे घटेगा। तो लाते 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 मैं तो ऐसे एकदम आंखों के पास ले, तो एंगल ऑफ विजन तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई देगा क्या? ब्लर दिखाई देने लग जाएगा, और कुछ समय के बाद मेरी आंखें दर्द करने लग जाएगी। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि अपन एंगल ऑफ विजन को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। हमारी आंखें एक लिमिट तक काम कर सकती है। एक लिमिट होती है हमारी आंखों की कि यहाँ के बाद अगर आपने पास लानी है, जैसे यहाँ तक साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर आपने पास लाने की कोशिश करी तो हमारी आंखों में या सर में दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो ये मिनिमम सेपरेशन जो होता है, चलो बता देता हूँ, ये जो मिनिमम सेपरेशन होता है फ्रेश आई के लिए, यू मिनिमम, यानी ऑब्जेक्ट को हम कितना पास ला सकते हैं उसको डी से डिनोट करते हैं, और ये होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। डी को कहते हैं डिस्टेंस या लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, क्लियर विजन, लिस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन क्या कहते हैं? इसको डी कहते हैं, और डी की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम ये यूज करेंगे, क्वेश्चन में कह दिया डी की वैल्यू 30 यूज करिए तो हम उसका यूज कर लेंगे। क्लियर बात है? तो ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी कि सारा का सारा सिनेरियो किसका है? एंगल ऑफ विजन का है, और हम ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितना पास ला सकते हैं हमारी आईज के, फ्रेश आई के, वो 25 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? तो हम एक डी का यूज करेंगे और एक थीटा नॉट का यूज करेंगे। समझ आई चीज? क्लियर है बातें? अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहां से बताइए, ये सेपरेशन मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को अपन ने मिनिमम सेपरेशन पे रख रखा है। जब हमारी आंख सही थी तो हमने ऑब्जेक्ट को मिनिमम सेपरेशन पे रख रखा है। तो ये जो थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल है। समझ गए इसने? तो ये अगर मैं लिखना चाहूं tan थीटा नॉट, तो tan थीटा नॉट कितना लिखूंगा? h नॉट बाई d परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन थीटा नॉट तो वेरी स्मॉल है, तो tan थीटा नॉट कितना होता है? थीटा नॉट के बराबर होता है। हमें पता है स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा थीटा के बराबर होता है, इसलिए मैंने tan को गायब कर दिया। तो थीटा नॉट की वैल्यू आ गई हमारे लिए h नॉट बाई d। समझ गए चीजें? थीटा नॉट की वैल्यू आ गई h नॉट बाई d। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये समझ आया ना डी, क्योंकि अब मैंने ऑब्जेक्ट को मिनिमम सेपरेशन पे रखा है जहां से हम क्लियर देख पा रहे हैं। अब लेट से हमें हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है। अब हमें हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? ये हमारी आंख है, आई है, और ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में हमारा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो सेपरेशन कम कर देता हूं, आंख एकदम जस्ट पास में होती है। जैसे अपन चश्मा लगाते हैं तो यहाँ पे चश्मा होता है और जस्ट एकदम आंख होती है। वेरी सेपरेशन वेरी स्मॉल होता है, ये सेपरेशन वेरी स्मॉल होता है हमारी आईज और चश्मा के बीच। ठीक है, तो ये हमारी आंख है, ये हमारी आई है, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, इसको मैं कह सकता हूं ये हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि अपन सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज कर रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था। हमें इस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए तो अपन ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। अगर साफ दिखाई देता तो हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्यों यूज करते? अब ये ऑब्जेक्ट हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस लगा दिया, यानी एक आई से पहले एक लेंस लगा दिया। जैसे हमारी आंखें खराब होती है तो हम आंखों से पहले क्या लगा लेते हैं? चश्मा लगा लेते हैं, जिससे कि हमें साफ दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। तो ये जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सेपरेशन लेट से यू है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट का सेपरेशन अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मिरर लेंस से यू मानते हैं। अब तुम देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि इसकी फोकल लेंथ अगर f है तो ये फोकल लेंथ के अंदर रहे। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि ऑब्जेक्ट इस लेंस की फोकल लेंथ के अंदर पुटअप हो। क्यों? देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट इस फोकल लेंथ से बाहर हुआ, फोकल लेंथ से बाहर हुआ, तो हमें पता है कि जब कोई, ये हमारा लेंस मान लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट से ये हमारी फोकल लेंथ है।
अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से बाहर होता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है और लेंस के पीछे की साइड बनती है। अब तुम बताओ, अगर ये लेंस के पीछे की साइड बनी, ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, मैं इधर आंख लगा के खड़ा हूं, मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, तो मुझे इमेज भी किधर नजर आनी चाहिए, इधर। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये फोकस से बाहर हुआ तो इसकी इमेज किधर बनेगी, इधर की साइड, यानी मेरे पीछे की साइड, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। समझ आई इससे? तो इसकी इमेज किधर बननी चाहिए, इधर ही बननी चाहिए जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि ये इस फोकस के अंदर रहे। समझ आई इसे? फोकल लेंथ के अंदर है। इसको मिटा दे रहा हूं, ये चीज क्लियर हुई। तो इसकी इमेज लेट से यहां कहीं बनेगी, और हमें पता है ये रियल इमेज कैसे होगी, वर्चुअल होगी और एनलार्ज होगी। इमेज कैसे होगी, वर्चुअल होगी और एनलार्ज होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी। समझ आई इसे? अब यहां से ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ विजन होगा। अब हमारा जो आंख है इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा होगा, किसको देख रहा होगा, इमेज को देख रहा होगा, जो कि बड़ी होकर दिखाई दे रही है, और हमें यही चाहिए था, एनलार्ज इमेज चाहिए थी जो कि आंखों पे सही दिखाई दे सके। ठीक है, अब ये सेपरेशन वेरी स्मॉल है, ये मत समझना कि आंखों पे तो एंगल बन ही नहीं रहा, लेंस पे बन रहा है। ये सेपरेशन वेरी स्मॉल है, इसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे बताइए थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। थीटा की वैल्यू आएगी HI बाई V या HO बाई U। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई दिस या दिस परपेंडिकुलर बाई दिस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कितनी मैग्नीफाइड होकर दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। तो मैं उसे कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। लिख दे रहा हूं, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं MP। कुछ इसे एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो भी नाम लिखा होगा आप समझ जाए, या तो मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है थीटा बाई थीटा नॉट। यानी जब हमारी आंख सही थी तब कितना एंगल ऑफ विजन था, जब हमारी आंख खराब हो चुकी है तब कितना एंगल ऑफ विजन। आंख खराब होने का मतलब अपन ने अगर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर दिया है तो। ठीक है, क्लियर बातें समझ आई, यहां तक क्लियरिटी है। अब देखो, बढ़िया से क्लियर होगा आपको, देखो सही ढंग से समझोगे तो। एक बार समझ आ गया तो फिर भूलोगे भी नहीं। तो थीटा बाई थीटा नॉट हमें निकालना है। ठीक है, और थीटा नॉट हमने कितना निकाला था, H नॉट बाई D निकाला था। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर कितनी आएगी, देखो थीटा की वैल्यू ये भी है और ये भी है, मैं इसका यूज कर रहा हूं ताकि H नॉट से H नॉट कैंसिल आउट हो जाए। तो थीटा इक्वल टू कितना लिखा, H नॉट बाई U डिवाइड बाई थीटा नॉट कितना है, H नॉट बाई D। U ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा D बाई U। H नॉट से H नॉट कैंसिल आउट होगा और D बाई U, ये मैग्नीफाइंग पावर बनेगी। मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास आ गई D बाई U। हमें यही फाइंड आउट करना था, बहुत बढ़िया, हमने निकाल लिया D बाई U। D क्या है, 25 सेंटीमीटर, और U हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। लेकिन अब इसमें दो केस पूछे जाते हैं हमसे। कितने केस, दो केस। पहला केस, व्हेन इमेज एट इंफिनिटी। इमेज हमारी कहां बने, बहुत दूर बने। इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर बने। ठीक है, अब जब इमेज बहुत दूर होती है तो हमारी आंखें आराम से देख पाएगी, कोई लोड नहीं है हमारी आईज पे। तो इसे कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन और रिलैक्स्ड पोजीशन। क्या कहते हैं, रिलैक्स्ड पोजीशन। समझ आए इसने, नॉर्मल स्ट्रेन और रिलैक्स्ड पोजीशन। तो जब इमेज इंफिनिटी पे है तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v अगर इंफिनिटी पे है तो ये v इंफिनिटी रखा तो ये टर्म किसमें चली गई, जीरो में। 1/इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा इधर की तरफ ही है तो रेज इधर की तरफ जाएंगी, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से u भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल टू, और फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस की हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। तो u इक्वल टू कितना आ गया, f आ गया। तो ध्यान रखें, जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो u इक्वल टू f होता है। ये उठा के यहां पे रख देंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी, d बाई f। जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर आएगी d बाई f। कितनी आएगी, d बाई f। ठीक है, समझ आए इससे। जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर आ रही है हमारे पास d बाई f, और इसे मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, समझ आए इससे।
नॉर्मल स्ट्रेन, रिलैक्स पोजीशन, इमेज एट इंफिनिटी, मिनिमम मैग्नीफाइंग, 3-4 वर्ड लिखे हुए आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है। सेकंड केस इसमें लेते हैं व्हेन इमेज एट डी, एक तो बहुत दूर बन जाए और एक पास से पास बन जाए। पास से पास वाली डिस्टेंस क्या होती है? डी होती है। क्लियर डिस्टेंस लिखा था ना, लिस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, और डी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर था d बाई यू, हमें u की वैल्यू निकालनी है इस केस के लिए। तो हम लेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v कितने पे बन रहा है? व्हेन इमेज है d, d का मतलब माइनस d, क्यों? क्योंकि अपन ने देखा था कि लेंस यहाँ पे था तो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही थी, ऑब्जेक्ट यहाँ, यानी इसके इधर ही बन रहा था, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव है और इमेज भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसकी रे इधर जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव। तो d को माइनस डी लिया अपन ने, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव है, इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/u की वैल्यू यहां से निकालिए, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/d, 1/u इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। अब मैग्नीफाइंग पावर में पुट करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था d/u, तो d इंटू 1/u की वैल्यू 1/f प्लस 1/d। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d/f, d/d 1 हो जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी? 1 प्लस d/f। और ये मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होती है सिंपल माइक्रोस्कोप के, ये हमारे लिए मिनिमम थी और ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। समझ आए? इसलिए तो हमने दो मैग्नीफाइंग पावर यूज करी, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, और हमसे ज्यादातर यही पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बातें? समझ आया होगा बढ़िया से। अब इसमें मैं एक आधा क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। क्वेश्चन ये है, इफ फोकल लेंथ ऑफ converging lens is 5 centimeter, ठीक है, then find maximum and minimum magnifying power। आपको मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर बतानी है। क्लियर बात है? तो देखो, मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कैसे बताएंगे? अभी पढ़ा था 4A, ये भी लिख देता हूं 4A सिंपल माइक्रोस्कोप, ताकि आपको क्लियरिटी रहे किसके लिए पूछा जा रहा है। वैसे तो अभी तो अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप भी पढ़ा है, लेकिन बाद में भी देखो तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा गया मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम जो होती है उसका फॉर्मूला अपन ने देखा d/f होता है, d/f होता है। तो बताइए d की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर और f हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई? 5 आ गई। यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर 1 मिलीमीटर का है तो हमारे पास इमेज हमें 5 मिलीमीटर की दिखाई देगी। समझ आई चीजें? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो था वो था 1 प्लस d/f। घुमा के देख लें, ये लिखा था मैंने 1 प्लस d कितना 25, f कितना 5, तो कितना आ गया 6। यानी अगर हमें ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर का है तो इमेज 6 मिलीमीटर की दिखाई देगी। क्लियर है बातें? तो हमारे लिए मैग्नीफाइंग पावर थी ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल माइक्रोस्कोप पे पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट हुआ, पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ। दूसरा इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं अपन माइक्रोस्कोप के अंदर ही, दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के लिए, चाहे जेई हो मेडिकल हो। ठीक है, तो दूसरा देख रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर बात है? अच्छी तरह समझने की कोशिश करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। देखो कैसा क्या होता है, सिनेरियो बनाता हूं मैं। ये हमारी एक्सिस है, एक लेंस। ध्यान रखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पहली बात 2 लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस लगे होते हैं? 2 लेंस। ठीक है, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है किसी हाइट के साथ। लेट्स से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज HO, इसकी फोकल लेंथ मान ली मैंने FO, इसकी फोकल लेंथ मान ली FE। क्यों मानी वो भी सुने। जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होता है, इस लेंस को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, जो आई के पास, हमारी आई यहां है, जो आई के पास लेंस होता है इसे कहते हैं आई पीस लेंस। क्या कहते हैं? आई पीस लेंस। जो हमारे ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड जो आई के पास होता है उसे कहते हैं आई पीस लेंस। क्लियर हुई बात है? बहुत बढ़िया। ये डिस्टेंस लेट्स से u, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u। ठीक है, समझ आई चीजें? बहुत बढ़िया। अब क्या क्या चीजें हमें याद रखने की है? पहली चीज याद रखने की ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एपरेचर का मतलब जानते हैं डायमीटर, नियर अबाउट डायमीटर। डायमीटर का मतलब जानते हैं आप। एपरेचर ऑफ आईपीस लेंस इज ग्रेटर देन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ध्यान रखें इसका एपरेचर इसके एपरेचर से ज्यादा होता है। आईपीस लेंस का एपरेचर यानी डायमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस के एपरेचर यानी डायमीटर से ज्यादा होता है। समझ लीजिए, इस चीज का ध्यान रखें। कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर ये बड़ा होगा तो ज्यादा रेज को ऑब्जर्व कर पाएगा ताकि इमेज हमें एकदम साफ दिखाई दे सके। अगर ये छोटा हुआ तो रेज ऊपर से नीचे से निकल जाएगी तो बहुत कम रेज को ऑब्जर्व कर पाएगा। समझ लीजिए, तो उससे इमेज जो बनेगी वो धुंधली दिखाई देगी यानी ब्लर दिखाई देगी। इसलिए हमें इसका साइज यानी इसका डायमीटर ज्यादा बनाना होता है। क्लियर बात है? इस चीज का आप अच्छी तरह ध्यान रखें कि इसका डायमीटर इसके डायमीटर से ज्यादा होता है। ये लिख दिया मैंने, मिटा दे रहा हूं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए, पहली बात। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजों में क्लियरिटी आएगी आपको। तो ऑब्जेक्टिव लेंस या आईपीस लेंस हमारे आंख के पास है इसलिए आईपीस लेंस, ऑब्जेक्ट के पास है इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहां से मैंने एक रे निकाली जो कि ऑप्टिकल सेंटर के पास हुई। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है वन एंड डेविएटेड चली जाती है। तो इसकी लेट से यहां पे इमेज बनी H1, इसको नाम दिया मैंने H1। इस ऑब्जेक्ट की ये जो इमेज बनी इसको नाम दिया मैंने H1 और इस तरह इन्वर्टेड बनी। ठीक है, इसका मतलब अगर इसके द्वारा ये जो इमेज बनी ये कैसे बनी है? रियल बनी, क्योंकि इस पार्ट में इधर है तो रियल बनी। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस से बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट इसके फोकल लेंथ के अंदर हुआ, यानी ये फोकल लेंथ इतनी डिस्टेंस पर है और ये फोकल लेंथ के अंदर हुआ, तो इसकी इमेज किधर बननी चाहिए थी? वर्चुअल बननी चाहिए। तो इधर ये आपने पढ़ा होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में होता है तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है और एनलार्ज इमेज बनाता है। तो वर्चुअल का मतलब इधर बनती है पीछे की साइड और एनलार्ज बनती है, लेकिन इसने इमेज इधर बनाई है। इसका मतलब ये इसका फोकल लेंथ इधर की तरफ ही होता है। ठीक है, और ये फोकल लेंथ से बाहर होता है। क्लियर बात है? इस चीज का ध्यान रखें। बहुत बढ़िया। अब ये जो H1 इमेज है ये इसके लिए कैसा काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी H1, ये H1 इमेज आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो इसकी वो क्या बनाएगी? इमेज बनाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो इमेज बनी है इस ऑब्जेक्ट के द्वारा, ये जो इमेज बनी है ये इसके फोकल लेंथ के अंदर होती है। ये इसके फोकल लेंथ के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि हमें इसका वर्चुअल इमेज बनाना है और इससे बड़ा बनाना है। अगर हमने इससे रियल इमेज बनाया तो रियल का मतलब इधर होगी, और इधर होने का मतलब ये हुआ कि मैं यहां से खड़ा होकर देख रहा हूं उस ऑब्जेक्ट को, तो इमेज तो मेरे पीछे बन रही है, तो फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसको फोकल लेंथ के अंदर लिया जाता है, इस तरह एडजस्ट किया जाता है इस लेंस को। आपने अगर लेबोरेटरी में देखा होगा तो ऐसे घुमा के इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि इसकी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है। ठीक है, फोकल
लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है। इस चीज का ध्यान रखें आप, ताकि इसकी कैसी इमेज बन सके, वर्चुअल इमेज। तो मैं एक रेज यहाँ से टकरा के इधर भेज देता हूँ, यहाँ पे इसकी इमेज बनती है, इसको मैंने नाम दिया H2, जो कि वर्चुअल इमेज है। ये जो इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट की ये इमेज और फाइनल इमेज ही हमें किससे लेना देना है, जो फाइनल इमेज बनी उससे लेना देना है। ये जो H1 बना, H1 को कहते हैं इंटरमीडिएट इमेज, इंटरमीडिएट इमेज। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इंटरमीडिएट इमेज होती है वो कैसी होती है। ध्यान रखें, एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, जो कि आपको दिख रही है, लेकिन आपको याद भी रखना है, एनलार्ज होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ये ऊपर है, नीचे इन्वर्टेड, रियल एंड एनलार्ज होती है। इस चीज का भी ध्यान रखें, इंटरमीडिएट इमेज ऐसी होती है। क्लियर बातें, समझ आया होगा, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारा मेन टारगेट है वो है मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करना इस लेंस का। ठीक है, तो ये जो था, ये हमारी इमेज बनी, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, तो इसके द्वारा फाइनल इमेज ये बनी। अब जब तक हमने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया था, तब तक हमारा एंगल ऑफ विजन था h0/d, ये हम पहले ही देख चुके हैं। माइक्रोस्कोप शुरू किया था उससे पहले हमने ये देखा था, θ0 = h0/d। ये कब था, जब हमने कोई लेंस यानी कब कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है, तो हमारी आंखें इस ऑब्जेक्ट के साथ इतना एंगल बना रही थी। लेकिन अब हमने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, तो एंगल ऑफ विजन चेंज हो जाएगा। और एंगल ऑफ विजन होता क्या है कि फाइनल इमेज के द्वारा हमारी आंखों पे बनाया गया है। फाइनल इमेज कौन सी है, ये, और हमारी आंखें यहाँ पे, ये और ये तो सेपरेशन वेरी नेग्लिजिबल, इसको मैं आंखों की यही मान सकता हूँ। ये एंगल क्या है, थीटा, या इसको ऐसे कर लो, इसको पीछे बढ़ाओ, ये हमारी आंखें हैं, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर ही होंगे, तो ये एंगल थीटा। अब थीटा एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ विजन हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर अगेन हमारी क्या होगी, वही फॉर्मूला, θ/θ0। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, θ/θ0। क्लियर बात है, θ/θ0, बहुत बढ़िया। ये θ/θ0। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी, तो ये क्या लिखूंगा मैं, V0 लिखूंगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई है, तो ये U है, तो VO, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसको मैंने लिख दिया UE। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, UE। क्लियर बात। ये जो सेपरेशन होता है ऑब्जेक्टिव लेंस टू आईपीस लेंस, ये जो सेपरेशन होता है बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस टू आईपीस लेंस, इसे कहते हैं ट्यूब लेंथ। क्या कहते हैं, ट्यूब लेंथ। Separation between objective lens to eyepiece lens is called tube length, and this is equal to V0 plus UE, V0 plus UE। और ये ध्यान रखें, हमें पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, क्योंकि अगर ये -5 आया और ये 20 आ गया, मान ये 20 है -5, अगर आपने साइन के साथ नहीं पुट किया या साइन के साथ पुट किया, तो 20 - 5 कितना हो गया, 15। इसका मतलब ये 20 से तो ज्यादा आना चाहिए था, और आपने कर दिया 15। तो 20 + 5 करना है, नेगेटिव आ जाए तो भी आपको पॉजिटिव यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर बात है। कभी कभार वो डाटा इस तरह पुट करता है कि नेगेटिव आ जाता है, और आपसे पूछ लिया जाता है ट्यूब लेंथ, तो ध्यान रखें इसका मैग्नीट्यूड यूज करना है। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। मैग्नीफाइंग पावर हमारा θ/θ0 होती है। θ0 हमारे पास है ही, थीटा कैसे लिखेंगे, θ = एक तो बनेगा h1/UE, θ = 30/30, यानी h1/UE, और एक बनेगा हमारा h2/, ये सेपरेशन क्योंकि ये इमेज किसने बनाई है, आईपीस ने बनाई है, h2/V। समझ आए इसे, h1/UE = h2/VE। तो θ/θ0 कैसे क्या मिल के आएगा, मैग्नीफाइंग पावर = θ/θ0। थीटा की वैल्यू कितनी है, h2/UE, ये यूज करी मैंने, और θ0 है हमारा h0/d। ठीक है, समझ आए इसे, समझ आया। अब ये इसको रिवर्स करते हैं, तो ये बनेगा h2 × d/h0 × u। गलत लिख दिया कि h2/v था, तो इसको मैं इसको h1/u लिख देता हूँ, h1d/h0 × u। क्लियर बात है, h1/u × h0/d, ये लिख दिया मैं। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर है। एक चीज यहाँ पे और समझे कि हमें पता है कि मैग्निफिकेशन जो हमारा होता था वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था, ये हम पढ़ चुके हैं। मैग्निफिकेशन हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज h1 एंड हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज h0, और ये इक्वल टू होता था VO/U।
VO दिस लेंथ, UO दिस लेंथ। ये हम पढ़ चुके हैं मैग्निफिकेशन लेंस के। लेंस का मैग्निफिकेशन V/U होता था और ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता था। समझ इसने? तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू H1/HO, H1/HO की वैल्यू VO/UO, तो VO/UO इनटू D/UE। ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया फाइनली। समझ इसने? फाइनली मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया। लेकिन हमें तो दो केस डिस्कस कर देंगे। पहला केस व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, तभी देखा था जब इमेज, यानी कौन सी इमेज? फाइनल इमेज। ये जब इमेज इंफिनिटी पे होगी तो हमारे यहाँ की नॉर्मल स्ट्रेन में होगी, यानी रिलैक्स्ड पोजीशन में होगी। तो इसके लिए मैग्नीफाइंग पावर यानी UE किसके लिए कर रहा है? ये इमेज किसने बनाई है? आईपीस लेंस ने। तो UE इक्वल टू क्या होना चाहिए? FE के बराबर, क्योंकि जब VE इंफिनिटी पे होता है ये तभी हो सकता है जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे हो, यानी UE किसके बराबर होना चाहिए? FE के बराबर। ये उठा के इसमें रख दो, तो मैग्नीफाइंग पावर, और इसे मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर भी कह सकते हैं, और ये निकल के आएगा V0/U0 इनटू D/FE। D/FE दिस इज कॉल्ड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर जब इमेज कहां पर हो? इन्फिनिटी पे। ठीक है, यहां पे मैं ट्यूब लेंथ भी निकाल देता हूं। ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला हमने देखा था V0 प्लस UE, और यहाँ पे UE किसके बराबर? FE के बराबर। तो ट्यूब लेंथ निकल के आएगी V0 प्लस FE के बराबर। जब मिनिमम स्ट्रेन के केस हो तो ट्यूब लेंथ V0 प्लस FE निकल के आती है, और ये ट्यूब लेंथ मैक्सिमम होती है। इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर जहां मिनिमम होगी वहां पे ट्यूब लेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, ये पहला केस था। सेकंड केस ले रहा हूं मैं, कुछ चीज मिटा दे रहा हूं ताकि जगह बना सकूं मैं दूसरे चीज के लिए। दूसरा हमारा था सेकंड केस व्हेन इमेज एट D, फाइनल इमेज कहां बने? ये मैक्सिमम सेपरेशन था इन्फिनिटी वाला, और मिनिमम सेपरेशन क्या हो सकता है हमारी आई के लिए? D हो सकता है। जब इमेज एकदम मिनिमम सेपरेशन पे बने D पे, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे? लेंस का फॉर्मूला 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। आईपीस लेंस के लिए मैंने लेंस का फॉर्मूला लगाया है। क्यों? क्योंकि इमेज, फाइनल इमेज आईपीस लेंस ने बनाई है। तो 1/VE, VE का मतलब D और माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि इसने फाइनल इमेज इधर की तरफ बनाई है, लेंस के इधर की तरफ, जो कि नेगेटिव पार्ट है, उधर की तरफ पॉजिटिव पार्ट है। तो इमेज भी इधर है, ऑब्जेक्ट भी इधर है, तो ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल टू 1/FE। इस चीज में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए साइन कन्वेंशन में। तो 1/UE इक्वल टू 1/FE प्लस 1/D। समझ लीजिए, ये 1/U की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला था, और ये मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम आएगी, जो कि कितने निकल के आएगी? V0/U0 इनटू D/UE। तो D को मैंने बाहर रखा इनटू 1/UE, और 1/UE की वैल्यू ये है 1/FE प्लस 1/D। समझ लीजिए, 1/FE प्लस 1/D। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये निकल के आएगा V0/U0 इनटू 1 प्लस D/FE। ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। समझ इसलिए मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ये थी, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ये है। समझ इसलिए ये दोनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। और ट्यूब लेंथ भी निकाल लेते हैं मैक्सिमम। अब यहाँ पे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है, ट्यूब लेंथ क्या होगी? मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि VE हमारे लिए एडजस्ट चेंज कौन हो सकता है? VE चेंज हो सकता है, और VE जब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है तो VE की वैल्यू, UE की वैल्यू मिनिमम आती है। ध्यान रखें, UE जब FE पे होता है तो मैक्सिमम UE की वैल्यू है, ये मिनिमम UE की वैल्यू है। ठीक है, ये उठा के वहां रख दो। तो ट्यूब लेंथ होती है V0 प्लस UE, V0 प्लस UE की वैल्यू यहां से निकल के आएगी DFE अपॉन D प्लस FE। समझ लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये ट्यूब लेंथ मिनिमम है, तो ये सारी चीजें मैंने निकाल के बता दी, मैग्नीफाइंग पावर और ट्यूब लेंथ निकाल के बता दी है। क्लियर हुई बातें? समझ आया होगा आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बढ़िया से? क्लियर है बातें? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखें। मैंने दो चीजें बताई, इसका अपर्चर ज्यादा होता है इससे, दूसरा इंटरमीडिएट इमेज की कहानी बताई थी मैंने यहाँ पे, और फिर मैग्नीफाइंग पावर। और आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे मैंने बनाया है, क्योंकि कभी कभार फॉर्मूले काम नहीं करते हैं, कभी कभार ये
पार्ट ही काम करता है कि मैंने कैसे प्रूफ किया था, प्रूफ वाला पार्ट। ठीक है, इस पे एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आए। क्वेश्चन ये है, इफ एफ नॉट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एफ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड यूओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ। यानी आपको मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर भी बतानी है और मैक्सिमम और मिनिमम ट्यूब लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बातें? आओ मिलके करते हैं, बढ़िया से समझ आएगा आपको, बढ़िया से दिमाग में टुकटक हो जाना चाहिए। देखो एफ नॉट 4 सेंटीमीटर यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो मैं डायग्राम बनाता हूं। हमारे पास ऐसा था, ये ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये हमारे पास आईपीस लेंस था, ये लेंस से ऑब्जेक्ट है, ये सेपरेशन 5 सेंटीमीटर का है इसमें, इसकी फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर और मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करते हैं मिलके। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जब 5 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ, हमें इमेज की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो 1/VO माइनस 1/U इक्वल टू 1/FO। इसके लिए लगा रहा हूं मैं क्या, लेंस फॉर्मूला। 1/VO हमें फाइंड आउट करना है, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ है, लेंस के इधर की तरफ, ये नेगेटिव पार्ट है। क्यों? क्योंकि रेज इधर जा रही है और ये नेगेटिव पार्ट है। तो 1/5 इक्वल टू 1/4, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो 1/VO इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5, इसको इधर ले गया, जोड़ घटाव करना तो आपको आता ही होगा। 1/VO इक्वल टू 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 20 यानी 1/20। तो VO कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। VO कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर निकल के आया। यानी इमेज जो हमारी बनेगी वो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। तो ये सेपरेशन क्या हो गया, ये हो गया हमारा यूई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यूई हो गया। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया था मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो थी वो थी V0/U0 इंटू D/FE। D/FE ये कब था, जब मिनिमम था। तो V0/U0, V0 कितना 20, U0 कितना 5, तो 20/5 नेगेटिव साइन के साथ नहीं लेना है, हमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। तो D कितना 25, FE कितना है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस इज 1 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो इस 4 यानी ये 100 आ गया। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, 100। सेकंड बात करते हैं मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर की, यहीं पे लिख देते हैं ट्यूब लेंथ की। ट्यूब लेंथ जब मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है तो ट्यूब लेंथ मैक्सिमम आती है और वो आती है V0 प्लस FE के बराबर। V0 प्लस FE के बराबर, V0 here is 20 and FE is 1, this is 21 सेंटीमीटर। तो ट्यूब लेंथ कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर आ गई मैक्सिमम। सेकंड केस की बात करें, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है V0/U0 इंटू 1 प्लस D/FE। याद रखें हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमें नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। V0/U0 तो हम पहले निकाल चुके हैं, 4 था, इंटू 1 प्लस D हमारा 25, आईपीस का फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास आ गया 104। 25 प्लस 1 26 इंटू 4 कितना आ गया, 104। तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर 100, मैक्सिमम कितनी आ गई, 104। ठीक है, अब ट्यूब लेंथ मैक्सिमम निकालते हैं या ट्यूब लेंथ मिनिमम निकालते हैं। मैक्सिमम तो निकाल चुके हैं, वो किसके बराबर होगी, V0 प्लस UE के बराबर। V0 कितना है हमारा 20 के बराबर, UE यहाँ पे कितना होगा जब इमेज D पे बन रही हो, तो वो होता है DFE अपॉन D प्लस FE। फॉर्मूला लिखाया था मैंने, D25 इंटू 1 अपॉन 25 प्लस 1। समझ आए इसमें, ये बन गया 20 प्लस 25/26। इसको सोल्व कर लेंगे
तो हमारे पास मिनिमम ट्यूब लेंथ निकल के आ जाएगी। समझ आई चीजें? दिख रहा होगा आपको 25/26 क्यूई का फॉर्मूला मैंने लिख दिया था। 25/26 ये मिनिमम ट्यूब लेंथ और ये मैक्सिमम ट्यूब लेंथ। समझ आई चीजें? तो मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सारी चीजें मैंने क्लियर करी। समझ आई चीजें? तो आप अगर अच्छी तरह से समझोगे तो आराम से समझ आ जाएगा। पहले मैं कह चुका हूँ ये 90% स्टूडेंट को पसंद नहीं आता है टॉपिक, ना समझ आता है, तो मैंने आपको क्लियरिटी देने की कोशिश करी है, एक एक चीज को समझाने की कोशिश करी है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही क्यों लिखा, यहाँ पर ही क्यों रखा, यहाँ पर क्यों नहीं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह देखें। थैंक यू, धन्यवाद।